हाँ तो गाइस, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बढ़िया ही चल रही होगी। भाई का आपको मैं एक बात बता दूं कि यूपीएसआई का अभी हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है। और मैं अभी यूट्यूब पे ही देख रहा था कि काफ़ी लोग उस वीडियो के नीचे इतने ज़्यादा कमेंट करे हुए हैं कि बस सरकार बिकी रखी है या फिर धांधलेबाजी अब नहीं रुकेगी, बेकार है प्रिपरेशन करना। मेरे भाई, एक बात बता दो आप मुझे कि आप के पास पैसा ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, या फिर कुछ भी, यानी कि ऐसा कुछ है जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अगर आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो, आपके पास पैसा एकदम अंधा है, तो भाई प्रिपरेशन छोड़ दो, आप कर सकते हो। भाई का अगर आप मान के चलो है ही नहीं कुछ, मतलब नॉर्मल आपकी गवर्नमेंट जॉब ही आपका सारा संपत्ति, तो भाई मत छोड़ना है इसको। मैं अपने सजेशन से बता रहा हूँ और जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं यूपीएसआई के पेपर में ही तो धांधली जैसी लग रही है। आगे की भी पेपर है, यानी कि आगे की लाइफ भी बाकी है भाई। अगर आपकी लाइफ में कुछ घटित हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो आप क्या लाइफ जीना छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते ना। तो अब मान के चलो आपके पास प्राइवेट का ऑप्शन है। अगर आप प्राइवेट भी चले जाते हो, काम करने लग जाते हो, तो फिर इसमें कितनी ही सैलरी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार के आसपास। तो क्या उसमें आप सरवाइव कर सकते हो? और अगर कर लेते हो तो फिर भाई प्राइवेट के साथ में जाओ। आने वाले 40-50 साल के बाद आपको ये भी जॉब नहीं होने वाली, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्राइवेट जॉब का इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि इंसान अगर करेगा तो वो खुद समझ जाएगा, 1 महीने के अंदर ही समझ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा महीने भी नहीं बता रहा हूँ। इसी वजह से इंसान किसकी जॉब करता है? सरकारी की। और सरकारी में अगर हो भी रही है धांधली, तो भाई एक ही पेपर का ये हाल है। और भी पेपर, मैं ये नहीं कहता कि सारे पेपर्स में मतलब थोड़ी बहुत नहीं होती हो, कब सभी में होती है, लेकिन आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। और एक सीट चाहिए मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर पेपर में ही ये सब चीज़ हो जाता हो, बिल्कुल भी नहीं। आप अगले पेपर की तैयारी करो, यूपी पुलिस की तैयारी करो। यूपी पुलिस की अभी 1 लाख वैकेंसी निकली है। आप पहले अपना फाइनेंशियल कंडीशन सुधार लो, उसके बाद जो बोलना है बोलना यार कमेंट में। लेकिन ऐसा मत करो कि पढ़ाई छोड़ के बिल्कुल ही लगे पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। आप ये सोचो ना भाई, आपके माँ बाप ने आपको भेजा हुआ है पढ़ने लिखने के लिए, लाइब्रेरी की फीस भर रहे हैं और न जाने क्या क्या आपके लिए कर रहे हैं। वो बस इतनी उम्मीद में तो है कि मतलब आप जो है एक दिन गवर्नमेंट जॉब निकालोगे तो उनका भी थोड़ा बहुत बोझ हल्का होगा। लेकिन आप अगर ये ही करोगे कि पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओगे, तो आपके पास ये बताओ अगला ऑप्शन क्या है? कुछ करने को है? अगर आपके पास अगला ऑप्शन कुछ करने को है, सरकारी जॉब से भी बेहतर कुछ ऑप्शन है, तो ब्रदर आप जा सकते हो। अदरवाइज मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप बस रिवीजन करते रहो, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक करते रहो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसमें ज़रूर सिलेक्ट होगे, किसी भी एग्ज़ाम में हो, लेकिन होगी ज़रूर, एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ज़रूर आपको। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बस इन यूट्यूब की दुनिया से इतना ज़्यादा दूर रहो कि मैं क्या ही बताऊँ। और मत फॉलो करो इन अनरिलेवेंट कंटेंट को, वो है बस भटकाने के लिए आपके लिए है। आप खुद ही सोचो ना यार, यूपीएसआई एक इतना बड़ा एग्ज़ाम में इतनी बड़ी धांधली हो गई, ठीक है मैं मानता हूँ। लेकिन बाकी के एग्ज़ाम है वो तो आपके मतलब ठीक ठाक है, उनके लिए तो प्रिपरेशन करो। अब आप उनको छोड़ के लाइब्रेरी छोड़ दे रहे हो, 5-5 दिन तक गायब रह रहे हो लाइब्रेरी से ही। मतलब क्या ही मिल रहा है आपको ऐसे दिन बर्बाद करते हुए? कुछ तो यार रिवाइज करो। आप ये समझ लो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो फिर आप उस लेवल का प्रिपरेशन करो। एक आधा एग्जाम ही ऐसा कुछ जाता हो कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें चली जाती हैं, नहीं तो मैक्सिमम एग्जाम आपके अंडर ही रहते हैं, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि भाई रिवीजन करते रहो, रिवीजन मत छोड़ो, क्योंकि आपके माँ बाप भी आस लगाए बैठे हैं कि एक दिन मेरा बेटा सिलेक्ट होगा और मतलब गवर्नमेंट जॉब तो ले ही लेगा। इतना ही कह सकता हूँ भाई। और प्रिपरेशन बीच में ब्रेक मत करना, मेरा बस यही सजेशन रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन होता बिजनेस वगैरह का, तो आप ये ना करके गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ना करके आप उसी में लगे होते बिजनेस वगैरह में। तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्रिपरेशन करते रहो, कंटिन्यू करो अपनी जर्नी। और जब तक आपकी उम्र है तब तक आप करते रहो, एक ना एक दिन आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ये मैं बता रहा हूँ। बस कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ लगे रहो। ऐसा तो है नहीं कि हर एक एग्ज़ाम ही में ऐसी धांधली होगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूँ यूपीएसआई में कुछ ना कुछ हद तक गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ जो जेन्युइन एस्पिरेंट थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते ना। और कितना भी जाएंगे, और जाएंगे तो अपना ही टाइम ख़राब करेंगे। तो इससे अच्छा तो भाई दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, वो बढ़िया है। भाई का अगर मैं आगे की बात करता हूँ आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक की बात करूँ तो फिर बहुत धर्म मैं पढ़ाने वाला हूँ। और क्विक रिवीजन है, बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं है कि RW एग्ज़ाम आपने देखा होगा, रोजगार विद अंकित एक यूट्यूब चैनल है, इतना ज़्यादा डीप करा देते हैं मेरे भाई। एक चीज़ बताओ,
सारा का सारा प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर ना करा के इतना डीप क्यों करा दे रहे हो बच्चों को, और उसमें से आ भी नहीं रहा है। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों इतना डीप करा दे रहे हैं। मेन पढ़ो यार प्रीवियस ईयर का, उसी में से आपका जीके जीएस फंस जाता है, और वैसे भी आप सारा कुछ पढ़ के याद कर वैसे भी नहीं पाओगे, कुछ याद होगा कुछ भूल जाओगे। तो बस मेन चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ो, आपके एग्जाम के लिए बढ़िया रहेगा। और आगे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। भाई का इनके बुद्ध के जीवन का परिचय की बात करूँ तो इनके जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, और इनका जो मूल नाम था वो था सिद्धार्थ, यानी कि जो छोटे का नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। बाद में जाके ये गौतम बुद्ध बने हैं। आगे बात करते हैं इनकी, तो इसमें अन्य नाम जो है वो इनका तथागत भी बोलते हैं, इनको शाक्य मुनि भी बोलते थे, और शाक्य सिंह एंड एशिया का ज्योतिपुंज, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? सिद्धार्थ को, ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध को। आगे बात करते हैं, अगर मैं जन्म की बात करूं तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर, और ये नेपाल के अंदर पड़ता है, साल वृक्ष के नीचे। और मृत्यु की बात करूं तो कुशीनगर के अंदर होती है 483 बीसी में, और मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। भाई का इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन थे, शाक्य गणराज्य के थे, और माता थी महामाया या फिर माया देवी, ये कोलीय गणराज्य की थी। इसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी ने करा था, और जो कि इनकी मौसी भी थी, यानी कि कह सकते हो महामाया की ही बहन थी, और सौतेली माँ भी कह सकते हो। तो इन्होंने ही इनका पालन पोषण करा था। और पत्नी यशोधरा थी, और गौतम बुद्ध की जो मतलब विवाह है वो 16 वर्ष की एज में ही हो गया था। इसके बाद इनके पुत्र होते हैं, लेकिन ये 12 वर्ष बाद मतलब पुत्र होता है, ठीक है। तो ये शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाकी का देख लेना ध्यान से। 12 वर्ष 16 साल की उम्र में ये देखो शादी हो गई, लेकिन 12 वर्ष के बाद पुत्र हुआ। तो 16 और 12 जोड़ के ऐसे ही कर सकते हो, 6 2 8, यानी कि 28 वर्ष में इनका एक पुत्र होता है जो कि राहुल है, ठीक है। तो ऐसे भी जान सकते हो, शायद पूछे जाए कि मतलब शादी के कितने वर्ष बाद इनका मतलब पुत्र होता है, तो वो तो 12 वर्ष के बाद है, और कितनी उम्र पे इनका पुत्र होता है तो वो 28 वर्ष कह सकते हो। इसके बाद अगर मैं ज्ञान की बात करूं गौतम बुद्ध की, तो इसमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति की बात करूं तो फिर इसमें 4 दृश्य दिखाए गए हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, तो इनको 4 व्यक्ति दिखते हैं। ये पूछते हैं, ये इनका सारथी चन्ना होता है, शायद आपने इसमें लिखा नहीं है शायद, लेकिन पूछा भी गया है वैसे, तो देख लेना यार। तो इनका सारथी चन्ना होता है, और इनका जो वो क्या बोलते हैं घोड़ा होता है ना। तो अब देखो मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। देखो इनके जो सारथी का नाम होता है गौतम बुद्ध के, तो वो नाम होता है चन्ना, ठीक है। और इनके गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम पता है क्या होता है? वो होता है आपका कंथक। ये भी पूछा जाता है कि घोड़े का नाम क्या होता है, कंथक होता है। और वो पूछते हैं कि मतलब जा रहे होते हैं रास्ते में, तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, और पूछते हैं कि मतलब बूढ़ा व्यक्ति ये जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है, और ये बूढ़ा क्यों है। तो वो पूछते हैं हर मतलब जो इनके सारथी हैं चन्ना, जो मतलब घोड़ा मतलब रथ चला रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि इंसान का ये मतलब सिचुएशन है कि एक टाइम बाद इंसान को बूढ़ा होना ही होता है। फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं वो, मतलब जो गौतम बुद्ध है, तो फिर पूछते हैं वो चन्ना से कि मतलब ये बीमार व्यक्ति क्यों है, क्यों खांस रहा है इतना, या फिर कुछ भी हो, जो भी हो, मतलब बीमार क्यों है। तो वो पूछते हैं चन्ना से, तो चन्ना बताते हैं कि एक टाइम बाद किसी ना किसी को इंसान के शरीर में बीमारी लगी ही जाती है, और वो ऐसे करके बीमार हो जाता है। उसके बाद मृत व्यक्ति को देखते हैं, तो वो मृत व्यक्ति को देखते हैं कि ये क्यों मतलब सैया वगैरह जा रही होती है अर्थी वगैरह रख के, तो वो देखते हैं ये कौन है भाई। तो कहते हैं ये भी मतलब एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे इंसान को एक सारा संसार छोड़ के जाना ही होता है। तो वो गौतम बुद्ध जानते हैं उसके बारे में। और फिर लास्ट में आते हैं सन्यासी, और वो मतलब कमंडल वगैरह लेके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, तो बोलते हैं ये कौन है, ये बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। तो फिर भाई चन्ना से पूछते हैं वो, और चन्ना बताते हैं कि ये सब सांसारिक मोह माया को त्याग के एकदम अपने अलग आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। तो बस गौतम बुद्ध को इन्हीं की लाइफ ज़्यादा बढ़िया लग गई, क्योंकि एक टाइम बाद इंसान को बूढ़ा भी होना है, कभी बीमारी भी लग जाती है शरीर के अंदर, और मृत व्यक्ति बन के संसार को छोड़ के जाना भी होता है। तो उनको ये ज़्यादा ठीक लगा कि ये यार बहुत खुश है, इसने सारी की सारी मोह माया को त्याग दूर कर रखा है। तो यहीं से इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। अब देखो ज्ञान प्राप्ति की बात करो तो ये 4 व्यक्ति देखने के बाद इनके मन में तो 4 क्वेश्चन आ गए भाई का। इसके बाद जो होता है गृह त्याग,
फिर ये गृह त्याग करने का सोच लेते हैं और फिर ये जो उनको आया था सन्यासी का दिमाग में, तो वो गृह त्याग कर लेते हैं, घर छोड़ देते हैं 29 वर्ष की आयु में। सोचो 28 वर्ष में राहुल हुआ, ठीक है, मतलब इनका पुत्र जो होता है, और 29 वर्ष की आयु में ये मतलब घर छोड़ देते हैं, और उस घर छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इम्पोर्टेंट है, देख लेना। घर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो जैसे ही राहुल होता है उसके 1 साल बाद ये छोड़ देते हैं घर, और घर छोड़ने के बाद इनके जो गुरु थे वो आलार कलाम है, प्रथम थे ये, और सांख्य दर्शन का इन्होंने ज्ञान दिया और गौतम बुद्ध को। और अगर मैं बात करूं रुद्रक रामपुत्र, ये द्वितीय गुरु थे, इन्होंने योग्य दर्शन का ज्ञान दिया। ये पूछा जाता है सांख्य दर्शन का ज्ञान किसने दिया, तो आलार कलाम। योग्य दर्शन का ज्ञान किसने दिया, तो रुद्रक रामपुत्र। तो ऐसे करके आप इनको आंसर करवा सकते हो। भाई का ज्ञान प्राप्ति की बात करूं तो ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में होती है बोध गया के अंदर, ठीक है। सो बोध गया के अंदर होती है, बिहार में पड़ता है ये बोध गया, और निरंजना नदी के तट पर होती है, फाल्गु नदी भी बोल सकते हो उसको। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। तो पूछते हैं प्रीवियस ईयर में कि किस वृक्ष के नीचे मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो पीपल का वृक्ष होता है, ठीक है। ऐसे ही करके आगे आते हैं। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा को इनका इसी दिन जन्म होता है, वैशाख पूर्णिमा को जन्म होता है, और ज्ञान और मृत्यु प्राप्त होती है इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन। बाकी का आगे आते हैं। धर्म का प्रचार, अब धर्म का प्रचार वगैरह कौन करता है, तो वो मैं आपको बता दूं। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ ऋषिपत्तनम के अंदर दिया। और ऋषिपत्तनम पूछा गया है कि मतलब इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो फिर ऋषिपत्तनम बोला है, और शायद आपकी बार सारनाथ भी दे दे, तो देख लेना। भाई का भाषा इनकी कौन सी है, तो पाली भाषा थी, और धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं जहाँ पे इन्होंने मतलब पहला उपदेश देने की प्रक्रिया को ही धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और महाभिनिष्क्रमण आपको मैंने अभी पढ़ाया है, इसको बोलते हैं जब घर छोड़ के चले जाते हैं तो महाभिनिष्क्रमण, और जब पहला ज्ञान देते हैं यानी कि पहले उपदेश देते हैं तो वो सारनाथ के अंदर दिया, ऋषिपत्तनम में, पाली भाषा के अंदर, और इसी को हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, पहला उपदेश देने की प्रक्रिया को। तो ये इंपॉर्टेंट करके रखना, और ये आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जो इसके बाद जो आता है वो आता है संघ की स्थापना, यानी कि वाराणसी में भिक्षु संघ और वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। तो पहली जो महिला भिक्षुणी थी वो प्रजापति गौतमी थी, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने सारवती श्रावस्ती में दिए। बाकी का आगे बात करते हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, इंपॉर्टेंट है, देख लेना ब्रदर। और अंतिम उपदेश की बात करें तो सुभद्र को कुशीनगर में दिया। सुभद्रा थी लेकिन सुभद्रा लिख दिया, कोई बात नहीं है, एक डंडा खींच लेना। तो सुभद्रा को इन्होंने कहाँ पे दिया, कुशीनगर के अंदर दिया अंतिम उपदेश। पहला उपदेश किसको दिया, श्रावस्ती को, ठीक है। मतलब सर्वाधिक उपदेश किसको दिया, श्रावस्ती को। पहला प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी थी, और अंतिम उपदेश सुभद्र कुशीनगर को दिया। लेकिन पहला आपको मैं बताऊं, पहला उपदेश ये दिया था सारनाथ के अंदर, ठीक है, सारनाथ ऋषिपत्र में, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। भाई का आगे आते हैं। सिद्धार्थ एवं साहित्य, तो देखते हैं। 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, मतलब इनकी कोई शिक्षा है, शिक्षा बोलो या फिर साहित्य एक ही बात है। इनको मतलब 4 आर्य सत्य हैं, यानी कि दुख होता है, दुख का कारण और दुख का निराकरण और अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने ही 4 आर्य सत्य दिए, सिद्धार्थ ने ही, ठीक है। तो ये देख लेना भाई। वैसे मेन चीज बताऊं मैं, अष्टांगिक मार्ग पूछे जाते हैं, और तो मेरे को इतना से तो कुछ लग नहीं रहा है इसमें। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई थी, और विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक होते हैं। बौद्ध संघ के नियम है इसमें बताए गए हैं, इसमें बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं शुद्ध पिटक के अंदर, और बौद्ध दर्शन अभिधम पिटक में बताए गए हैं। अभिधम पिटक, मैं क्या पटक रहा हूँ। तो आगे आते हैं। प्रतीक चिन्ह की बात करें, इनके प्रतीक चिन्ह, जन्म का प्रतीक चिन्ह आपका कमल है, ठीक है। यौवन का कमल चिन्ह आपका शांड है। गर्भ का गर्भ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह आपका क्या है, पीपल है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है आपका पद चिन्ह, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, पूछा जाता है। वैसे जन्म वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही काफी पूछा जाता है। और आपका ज्ञान वाला पूछा जाता है, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो है पीपल, ठीक।
आगे आते हैं बौद्ध संगतियाँ। ये भी ब्रदर मैन है और ये काफ़ी पूछी भी जाती हैं। बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं? बुद्धिस्ट काउंसिल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। भाई का अगर मैं बात करूँ बौद्ध संगतियाँ परिषद की बात करूँ तो प्रथम द्वितीय, अब टोटल 4 संगतियाँ होती हैं इनकी, ठीक है। उसमें से आपको मैं बता दूं, पहली जो संगति है वो 483 बीसी के अंदर होती है राजगृह के अंदर, और अजात शत्रु ने की थी, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। द्वितीय जो ऐसे ही पूछा जाता है कि मतलब जो अजात शत्रु ने संधि करी थी, मतलब संगीतियां करी थी, तो उसमें से जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप महाकश्यप लगा सकते हो। कहाँ कौन से स्थान पर करी थी? तो वो राजगृह करा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द्वितीय बौद्ध संगति के अंदर 383 बीसी के अंदर होती है, और ये कहाँ होती है? आपकी वैशाली के अंदर होती है, ठीक है। तो वैशाली अंदर होती है, काला शोक इसको करवाते हैं। ये जब आएंगे ना हर एक वंश, तो ये सारे के सारे आप पढ़ोगे कि अजात शत्रु कौन थे, हर एक वंश कौन थे। अजात शत्रु को आपको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इसने अपनी ही गद्दी, मतलब गद्दी हथियाने के चक्कर में अपने पिता की ही हत्या कर दी थी, फिर अजात शत्रु की भी हत्या इसका मतलब बेटा कर देता है। तो इस वजह से इसको पितृहंता वंश बोलते हैं, क्योंकि अपने बाप की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। और बाकी का अगर मैं बात करूं तो सावाकामी अध्यक्ष थे, काला शोक मतलब शासक थे वहाँ पे, जब ये मतलब हो रही थी संगीतियाँ। भाई का तीसरी की बात करूं तो 255 बीसी में होती है, और पाटलिपुत्र के अंदर स्थान है। और अशोक शासक था, जब शासन अशोक का था तब वहाँ के जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे, ठीक है। पाटलिपुत्र के बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा चौथी संधि, ये 1st सेंचुरी को होती है। और तो तो इसमें जो चौथी संगति है वो 1st सेंचुरी के अंदर हुई थी, कुंडल वन के अंदर, और कनिष्क वहाँ पे शासन कर रहे थे, और वसुमित्र वहाँ के अध्यक्ष थे। तो इतनी आपको इस पर ध्यान रखना है भाई का। इसमें बौद्ध के मठ वगैरह दिखाए गए हैं कि सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पुराना जो बौद्ध का स्तूप होता है वो सांची का स्तूप है, और ये कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश के अंदर। सम्राट कौन है? अशोक द्वारा निर्मित है। और आगे जो बात करते हैं तो वो होते हैं इनकी मान्यताएं। मान्यताओं की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ईश्वर, आत्मा और वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं था इनको। ऐसा कुछ मानना था बौद्ध धर्म का। ना उनको ईश्वर में विश्वास था, और आत्मा और वर्ण व्यवस्था में भी उनको कुछ विश्वास नहीं था, लेकिन उनका पुनर्जन्म में विश्वास था बौद्ध का। तो ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे, और वही मैंने इंपॉर्टेंट उठाया है। मैंने भाई ऐसा कुछ नहीं किया रोजगार वेद अंकित की तरह लपेटे जाओ और बच्चों का दिमाग खराब करते जाओ, एंड में जाके पता चलता है कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, और फालतू में इतना सारा पढ़ा के उनका टाइम खराब कर दिया है। तो भाई मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है। आप कम पढ़ो, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो, रिलेवेंट पढ़ो, ताकि आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। ऐसा नहीं है कि मतलब राम गाथा सी ग्रंथ से लिखवा रखे हैं, लेकिन फर्स्ट तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहा। तो फिर आप ये बताओ उससे बेनिफिट क्या है? बच्चों को क्या बेनिफिट है? उनका तो मतलब ये समझ लो आप दिमाग खराब करने जैसा ही काम कर रहे हो। जितने का उन्होंने बैच खरीद रखा है, उससे ज़्यादा का तो उनको टेंशन दे रहे हो कि भाई बैच खरीदने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बस ऐसा ही बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड रिलेवेंट पढ़ो, ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा घुसो मत। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो फिर मेरे भाई प्रीवियस ईयर उठा के सारा कुछ रट डालो। ये समझ लो आपको वही इम्पोर्टेंट है, और कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। खैर, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो इस पर भी भरोसा करो, जो भी आपको टीचर ठीक लगे आप उस पर भरोसा करो। तो बस आँख बंद करके मत करो, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाया करो कि अगर कोई मेरे को ये टॉपिक पढ़ा रहा है तो क्या वो ठीक पढ़ा रहा है, और अगर पढ़ा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर भी एक बार चेक कर लो कि अगर वो पूछा जा रहा है तो ठीक है, आप पढ़ सकते हो। भाई का अगर प्रीवियस ईयर में आ भी नहीं रहा है, और वो मतलब 4 कराने थे वहाँ 4 के 8 करा रहा है, तो ये बताओ इनको पढ़ के आपका सिलेक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा या फिर इनको? इसमें तो ये समझ लो ग्रंथ वगैरह भरने हैं पक्का है, 100% है। लेकिन इन 4 को पढ़ के आपको ज़्यादा फायदा होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, और टाइम भी बचेगा, और जो आपका ऊपर बर्डन है वो भी कम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिलेवेंट पढ़ो, और बहुत ज़्यादा आलतू फालतू ना पढ़ो, और एग्ज़ाम में भी आपका टाइम इतना नया नहीं गया है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आप जब करके आओ तो पेपर में दिखना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया था,
इस यूट्यूब चैनल से या फिर इस ऐप से या फिर कोई भी कोर्स आपने लिया हो उससे कि हाँ फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊल जलूल कुछ भी छाप दिया है। तो बस इतना ही कहूँगा कि एंड तक जुड़े रहिए। मैं बस गारंटी यही दे रहा हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि यहाँ से मैंने ये कराया था और एग्ज़ाम में फंसा हुआ है सीधा का सीधा। भाईगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ख्याल रखिए अपना, और पढ़ाई टाइम टू टाइम करते रहें। पढ़ाई में बिल्कुल कंसिस्टेंसी दिखाना। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाई कर ली 5 दिन गायब हो गए। ठीक है, तो ब्रदर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।